और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के इशू था। तो एक साल के बाद मेंटेनेबिलिटी का मामला उठाना और उस पर बात करना, ये बहुत ही काबिले हैरत अंगेज बात था कि जब ये मैटर CB2 ने ऑलरेडी टेकअप कर लिया है और पुटअप कर लिया है 30 सितंबर के लिए, तो ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि उसको 5 दिन पहले लगा के CB1 के सामने शिफ्ट कर दिया गया। जस्टिस जहांगीरी साहब वो खड़े में वहां मौजूद हैं, कह रहे हैं मुझे सुनो, और उनको कोई सुनने के लिए, उनको मौका ही देने के लिए कोई तैयार नहीं था। देखिए, हायर एजुकेशन कमीशन का तो वैसे भी जवाब जमा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि हमारा तो इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें पार्टी से हटा दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और मेरे साथ इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट साहब हैं और हम बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री से मुतालिक। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने करार दिया था कि दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं है। उस पर एतराज़ात उठाए थे जो दरखास्त गुजार के वकला थे और काफ़ी एहतजाज हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो चुकी है। तो सबसे पहले इसी पे बात करेंगे। सर, आप ये बताएगा कि आप किस दरखास्त गुजार के वकील थे और एतराज़ात अचानक अदालत में क्यों आए और दरखास्त काबिल समाअत है नहीं है, उस पर अचानक सवाल क्यों उठा? देखिए, हम लोगों ने पहले सबसे पहली जो CP फाइल हुई थी 4336 वो की थी। उसमें जो पटिशनर थे एडवोकेट आरिफुल्लाह खान थे और एडवोकेट मोहम्मद ताहिर शबीर थे। उसके बाद दूसरे स्टेज में जब FIA ने अपनी कोई एक इंक्वायरी शुरू की थी तो एक और दरख्वास्त फाइल हुई थी, उसमें 4410 जो आमिर नवाज वड़ाइच प्रेसिडेंट KBA उस वक्त भी थे, अभी भी हैं, उनकी तरफ से दाखिल हुई थी। अच्छा, ये 4336 की जब हियरिंग थी, पहली CP थी ये, उसमें ऑलरेडी सलाउद्दीन पंवर साहब जो मौजूद थे, उनकी बेंच थी, उन्होंने वहाँ पे मेंटेनेबिलिटी डिटर्मिन कर ली थी, तभी तो स्टे ग्रांट किया था। तो वहाँ पे मेंटेनेबिलिटी ऑलरेडी डिटर्मिन हो चुकी थी, क्योंकि मामला जो था ये सिर्फ किसी एक ऐसे स्टूडेंट का नहीं था कि जिसके लिए बार एसोसिएशन आगे आ रही है, बल्कि एक सिटिंग जज का था और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के इशू था, जिसपे आपका एक आम सिटीजन पर भी फर्ज है कि वो आगे जाए। तो लिहाजा वो ऑलरेडी मेंटेनेबिलिटी स्टैब्लिश हो गई थी। तो एक साल के बाद मेंटेनेबिलिटी का मामला उठाना और उस पर बात करना, ये बहुत ही काबिले हैरत अंगेज बात है। तो अचानक एतराज़ात उठाए गए, तो क्या आप लोग तैयार नहीं थे दलाइल देने के लिए या बेंच पे वैसे भरोसा नहीं था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वकला सब एकदम बाहर निकले और एहतजाज भी अंदर भी किया, बाहर भी किया? देखिए, एक चीज़ होती है परसेप्शन जो आम आवाम को भी जा रहा था और कुछ वकला में भी मौजूद था। वो परसेप्शन ये था कि जब ये मैटर CB2 ने ऑलरेडी टेकअप कर लिया है और पुटअप कर लिया है 30 सितंबर के लिए, तो ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि उसको 5 दिन पहले लगा के CB1 के सामने शिफ्ट कर दिया गया। मैटर तो उठ चुका था, जजेस भी इसी हाई कोर्ट के थे, तो अदम एतमादी तो शायद हमारी तरफ से नहीं थी, लेकिन CB2 से CB1 ले जाना ही तो किसी और की अदम एतमादी मुझे लग रही है इसमें। खैर, वो वहां पे लेकर गए। मेंटेनेबिलिटी का तो सवाल यही होता है ना कि जो अग्रीव्ड इंसान है, कि जिसका मामला है, वो है या नहीं है। वो तो खुद खड़े हुए थे, वो कह रहे थे मेरी 7 पेटिशंस में इंटरवीनर की एप्लीकेशन में लेकर आया हुआ हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ आप लोगों के सामने, उनको भी कोई नहीं सुन रहा था। तो मेंटेनेबिलिटी पे हम क्या आर्ग्यू करते, जबकि वो इंसान जो खुद अग्रीव्ड था, जस्टिस जहांगीरी साहब, वो खड़े में वहां मौजूद हैं, कह रहे हैं मुझे सुनो, और उनको कोई सुनने के लिए, उनको मौका ही देने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो वहां पे जो पहले जो ऑब्जेक्शंस उठे वो यही उठे कि ये CB2 में से CB1 के पास किस तरह आया, क्योंकि आइन के तहत आर्टिकल 202A(4) के तहत 3 मेंबर की कमेटी होनी चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटिवली किसी बेंच के सामने मामले को लगाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। ये तो जुडिशियल बेंच ने लगा दिया, तो ये किस तरह लगा? प्रोसीजरल जो है ये इम्प्रोप्राइटी थी इसमें। लिहाजा उस चीज़ पे बात और उसको डिसाइड करना ज़्यादा ज़रूरी था और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की इंटरवीनर एप्लीकेशन को एंटरटेन करना ज़रूरी था। लेकिन अब वो क्यों नहीं एंटरटेन किया गया? क्योंकि अगर किया जाता, वो पार्टी बन जाते, तो मेंटेनेबिलिटी का कोई जवाब भी इनके पास नहीं बचता। तो ये लिहाजा इसकी वजह से हम लोगों ने यही कहा था कि अगर ये पहले चीज़ों को नहीं डिटर्मिन किया जाएगा, तारिक महमूद जहांगीरी साहब की बात को नहीं सुना जाएगा, उनकी एप्लीकेशन इंटरवीनर की नहीं सुनी जाएगी, तो हमारा मेंटेनेबिलिटी पर बात करने का कोई फायदा ही नहीं है उस चीज़ से। लिहाजा हम लोगों ने वॉकआउट किया था इस मामले में। अभी सर, HSC को क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी खुद भी एजेंसी की 2-3 दफा दरखास्त दायर की, उन्होंने फौरी सुना जाए। HSC कहती थी हमारी साख मुतासर हुई है, उनको क्या मसला था इस मामले में? देखिए, हायर एजुकेशन कमीशन का तो वैसे भी जवाब जमा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि हमारा तो इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें पार्टी से हटा दिया जाए। तो एक इदारा कह रहा है हमें एज अ पार्टी हटा दिया जाए, फिर वो एकदम से फाइल कर रहा है
एप्लीकेशन अर्जेंसी की कि भाई हमारी साख मजरू हो रही है। चले अगर मजरू भी हो रही थी, ऐसी कौन सी मजरू हो रही थी कि 5 दिन पहले इसको लगाना जरूरी था, 30 को तो फिर फिक्स हो चुका था, वो अपना जो भी उनके एतराजात थे 30 सितंबर को उठा लेते। ये 5 दिन पहले क्यों, और CB2 के सामने उठा लेते, CB1 के सामने उठाने की क्या जरूरत है। तो लिहाजा HEC का तो पहले कोई जवाब बनता नहीं था, और हमें यही लग रहा है कि उसको भी किसी तरह बीच में लाया गया है, ये मामला सारा इधर उधर करेगा। सर HEC पहले ये दरखास्त पे जवाब देना चाह चुके हैं, हमारा कोई लेना देना कोई लेना। और इसी तरह KBA की दरखास्त में भी यूनिवर्सिटी कह चुकी है जो अदालत ऑर्डर देगी हम देखेंगे। तो ये इसका मतलब ये दोनों इदारे बीच में आना शकूक को शुरुआत इस पे जन्म लेते हैं, इस पे लेते हैं, क्योंकि एक सीधी सी प्रोसीडिंग है, सिटिंग हाई कोर्ट का जज है। देखिए आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है बड़ा क्लियर है, सिटिंग हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही ले सकती है इकदाम। कराची यूनिवर्सिटी कौन होती है, और कराची यूनिवर्सिटी ने प्रेस रिलीज जाहिर कर दी थी पहले की बात। आप सिटिंग जज के खिलाफ प्रेस रिलीज अगर दे रहे हो इस तरह, तो ये तो आप कंटेम्प्ट कर रहे हो। तो आप खुद कंटेम्प्ट के जो आप पे तो केस प्रोसीडिंग्स हो जानी चाहिए, पिटीशन फाइल होनी चाहिए कंटेम्प्ट। जब आप कह रहे हो कि हम हर फैसले कोर्ट के मानने के लिए तैयार हैं, हायर एजुकेशन कमीशन कह रहा है कि हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं, हमें तो एज अ पार्टी निकाल दिया जाए, तो फिर हायर एजुकेशन कमीशन की एकदम से कौन सी साख मजरू हो रही थी जो वो आए और 5 दिन पहले उन्होंने फिक्स करवा दिया और बेंच पे चेंज। HEC के जवाब रिकॉर्ड पर मौजूद मौजूद है हमें पार्टी मौजूद है लेकिन वही पार्टी ये कह रहे हैं कि पार्टी से निकाल दिया जाए, वो आके कह रहे हैं कि केस को जल्दी सुना जाए, केस को जल्दी सुना जाए। और फिर उसके बाद अचानक और एकदम से क्या जल्दी थी, इन्होंने जवाब भी कब का फाइल किया हुआ था, तो क्यों नहीं इन्होंने उस वक्त करते ना आर्ग्यू। इनके जो जवाब फाइल किया उसमें भी नहीं लिखा है कि हमारी साख मजरू हो रही है। करते तो उसमें तो कम से कम लिख देते, वो भी नहीं लिखा। तो सर अच्छा दूसरी तरफ आते हैं, अगर कराची यूनिवर्सिटी जिस तरह उन्होंने कहा जी 40 साल के बाद डिग्री उनकी जाली है, तो आपने प्रेस रिलीज पढ़ी हो, क्या किसी वकील की डिग्री मशकूक 40 साल के बाद करार देकर उसको जाली करार दिया जा सकता है, या फिर जिन जिन पोस्टों के लिए अप्लाई किया जाता है तो वेरिफिकेशन इन तमाम इदारों से होती है या नहीं होती, अगर होती है तो उस वक्त इन चीजों को क्यों नहीं देखा गया? कुछ इस तरह के सवाल देखें, हमारा मकसद जो था, अगर आप हमारी 4336 देखें, उसमें इस्लामाबाद बार काउंसिल को भी पार्टी बनाया, पाकिस्तान बार काउंसिल को भी पार्टी बनाया। उसकी वजह यह है कि जब हम एनरोलमेंट के लिए आते हैं तो हमारी डिग्रीज ये लोग वेरीफाई करते हैं, तो इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी वेरीफाई की। पाकिस्तान बार काउंसिल में जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लिया तो वहां उन्होंने भी वेरीफाई की, तो बार काउंसिल्स ने भी वेरीफाई की हैं। उसके अलावा इनको जो इतने ओहदे बीच में मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे मिले हैं, दूसरे ओहदे मिले, तो वहां पे भी वेरिफिकेशन हुई। अब ये एकदम से आप 30-40 साल बाद खड़े हो जाते हो, और वो भी उस वक्त खड़े होते हो जब एक लेटर आता है कि जी ये इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स का बहुत जो है मुदाखलत हो रही है तो जुडिशल मामलात में, उसके बाद जो है आप कहते हैं कि जी डिग्री जाली है। तो ये कौन सी जाली है? इतने जो उन्होंने जो मुकदमे डिसाइड किए हैं, सब कुछ डिसाइड किया, आप करना क्या चाह रहे हैं, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। तो अभी क्या करेंगे? आईनी बेंच ने कहा कि जिस तरह उस दिन एहतजाज हुआ तो वो चाहती, बल्कि उन्होंने वीडियोस और ऑडियोस जितनी भी सारी चीजें थी वो अपने महफूज भी कर ली हैं। वो चाहते तो जो वकील आजाद एहतजाज करे थे उनके खिलाफ तो इन अदालत की कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन आईनी बेंच कहता है हमने तामुल का मुजाहरा किया। अब उस तामुल के मुजाहरे के साथ साथ उस ऑर्डर के खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एप्लीकेशन रिस्टोर करवाएंगे, क्या करवाएंगे सर? देखिए, अब एप्लीकेशन रेस्टोरेशन का तो कोई मेरे ख्याल से इतना फायदा है नहीं, क्योंकि वो लगनी इसी बेंच के सामने, और इन्होंने पहले जो है यही कहना है कि जी आप लोगों ने उस दिन तो आप वॉकआउट कर गए थे, अब आप क्यों रेस्टोरेशन के लाए। तो मेरे ख्याल से इस बेंच के सामने उस चीज का कोई फायदा है नहीं, यानी कि तमाम दरखास्त गुजारों ने फैसला किया है कि रेस्टोरेशन का कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, कराची बार, बिल्कुल, या आप सब जितने भी दरखास्त बिल्कुल 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 हम लोग जितने भी हैं उनका यही है, मुत्तफिक फैसला यही है कि रेस्टोरेशन का कोई फायदा नहीं है, और इसको इंशाल्लाह जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का रुझान है कि वहां पे अपील करके कोई फेवरेबल ऑर्डर लेके या तो इसको रिमांड बैक कराया जाए, या इनके ये जो ऑर्डर्स हैं ये सेट असाइड कराए जाए। क्योंकि ये ऑर्डर अगर आप वैसे भी पढ़े, आपने जजमेंट आई एम श्योर पढ़ा भी होगा, तो एक तो क्रोनोलॉजिकली भी वो सही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो सारी बातें हज़्फ कर दी गई हैं जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने वहां पे कही हैं, और वो उनका राइट था वो बातें करने का। तो मेरे ख्याल से वो सेट असाइड करके फिर उसको रिमांड बैक कराना ही बेहतर है। तो अभी फैसला यही है कि इस्लामाबाद जाएंगे, सिंध हाई कोर्ट से इंसाफ की तवक्को नहीं है इंशाल्लाह, बिल्कुल। दूसरा, अचानक आज समाअत थी यानी बेंच सुप्रीम कोर्ट में, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की, तो वहां एक दिन का उनको रिलीफ मिला है। आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी होगी? देखें, बेहतरी तो होनी भी चाहिए, ठीक है, और बेहतरी इंशाल्लाह होगी भी, और ये तमाम सिर्फ जजेस का नहीं, तमाम वकला को भी ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि आज अगर वो हैं तो कल आप होंगे, कल हम होंगे, फिर हमारे साथ कौन खड़ा होगा।
ठीक है तो सर। ये बात जहन में रखते हुए इंसाफ पे मबनी ही कोई फैसला देना चाहिए इनको। चले सर, आपका बेहद शुक्रिया। जैसे तारिक महमूद जगीरी साहब की जो दरखास्त है सिंध हाई कोर्ट में अपनी ही दरखास्त एक ज़ेरे समात है, जिसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, जिसकी प्रॉपर कोई समात नहीं हुई, उस पर भी समात होना बाकी है। और इस्लामाबाद से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको इंसाफ की तवक्को है। और इसी तरह वकला बिरादरी तमाम लोगों ने फैसला किया है कि जो सिंध हाई कोर्ट के एनी बेंच का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जाएगा, वहाँ अपील दायर की जाएगी। आपका सर बेहद शुक्रिया, आप सबका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सर।